हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। जैसा कि आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 का आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए तो हमारे आसपास के पदार्थों में हम जरा नजर घुमा के अपने आसपास देखें तो हमें बहुत सारे पदार्थ देखने को मिलते हैं, छोटे पदार्थ भी और बड़े पदार्थ भी। पेन है, पदार्थ से मिलकर बना है। पत्थर है, वो भी पदार्थों से मिलकर बना है। जल है, वो भी पदार्थों से पदार्थ ही है। तो चाहे पेन कहूं, पत्थर कहूं, चौक कहूं, जमीन कहूं, कुछ भी कहूं, जब हम अपने आसपास चारों ओर नजर घुमा के देखते हैं तो विभिन्न सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं और हम कहते हैं वो विभिन्न वस्तुएं जो हैं किनसे मिलकर कुछ किसी ना किसी पदार्थ से ही बनी होती है। तो देखते हैं आज हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में, उस पदार्थ के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो आस पास के पदार्थ हैं, ये पदार्थ किससे मिलकर बने। ये पदार्थ किससे मिलकर बने, तो बात करें पहले दार्शनिक वैज्ञानिकों की कि आपके कोई भी पदार्थ किस चीज से मिलकर बना है, इस बात को जानने की जो उत्सुकता है वो आज के मनुष्य को ही नहीं, पहले के मनुष्य को भी थी। यानी शुरुआत से ही मनुष्य ने ये जानने का प्रयास किया है कि जो आसपास के पदार्थ है वो किससे मिलकर बने हैं। तो देखो, शुरुआत वाले पूरे दार्शनिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या पता लगाया, या फिर जो हमारे वेद वगैरह है, जो उसमें जो शास्त्र वगैरह है, उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कि कोई भी पदार्थ, उसमें क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है कि कोई भी पदार्थ किससे मिलकर बना है, कि कोई भी पदार्थ जो है वो पंच तत्व से मिलकर बना है। उसमें ये क्या लिख सकते हो कि दार्शनिक ग्रंथों के अनुसार, दार्शनिक ग्रंथों के अनुसार प्रत्येक पदार्थ या वस्तु, प्रत्येक पदार्थ या वस्तु पंच तत्व से बनी है। कि प्रत्येक दार्शनिक ग्रंथों के अनुसार चाहे कोई भी वस्तु है और या फिर कोई भी जीव है, वस्तु पदार्थ वस्तु या यहाँ तक कि कोई भी जीव यानी जो सजीव है, सजीव हो या निर्जीव हो, कि कोई भी जो चीज है वो किससे मिलकर बनी होती है, पंच तत्वों से मिलकर बनी होती है। और दार्शनिक ग्रंथों के अनुसार हमारा शरीर जो है वो भी किससे मिलकर, वो भी पंच तत्वों से मिलकर बना है। ये पंच तत्व कौन कौन से हैं, देखिए पंच तत्व, पंच तत्व कौन कौन से होते हैं, पंच तत्व आपके पंच तत्व हैं जैसे जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, वे आकाश। ये जो पंच तत्व हैं, इन पंच तत्वों से हमारा शरीर जो है मिलकर बना है या फिर कोई भी वस्तु मिलकर बनी है। ये बात कहां पर कही है, दार्शनिक वैज्ञानिकों ने कही है, पुराने वैज्ञानिक ने, आपके पहले के मनुष्य ने ये बात कही है। लेकिन आपके जो आधुनिक वैज्ञानिक है, उन आधुनिक वैज्ञानिकों ने कहा, क्या कहा है, उन आधुनिक वैज्ञानिकों ने कहा है कि आपका पदार्थ जो है, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ क्या है कि कोई भी प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो जरा हेडिंग डालिए आप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। हेडिंग डालते हैं कि पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप। देखिए, पदार्थ के भौतिक स्वरूप में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप में हम देखते हैं कि कोई भी पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, जिन्हें हमने क्या कहा था, परमाणु कहा था। तो यहाँ पर भी वही बात करेंगे कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि ये जो कण छोटे छोटे कण होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि ये हमारी आंखों से हमें दिखाई भी नहीं देते, या नग्न आंखों से इसे हम देख नहीं सकते। तो यहाँ पर भी ये चीज लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं कि प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना, प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। और सेकंड साइड ये भी लिख सकता हूं कि ये कण इतने सूक्ष्म होते हैं
सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से, यानी बिना सूक्ष्मदर्शी के नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें हम अपनी नग्न आंखों से या खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। इन्हें सिर्फ सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा, कुछ यंत्रों के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्या होता है, इतने सूक्ष्म होते हैं, आपके ये जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पदार्थ के अभिलाक्षी गुणों के बारे में कि किसी भी पदार्थ के जो है वो क्या गुण होते हैं। हेडिंग डालिए पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, कि किसी पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं। नंबर 1 देखिए, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, खाली जगह होती है। यानी आपके जैसे इस प्रकार देखूं मैं, जैसे मैं आपको इस प्रकार बताऊं कि पहला क्या हो गया कि पदार्थ के, इस प्रकार मैं समझाऊं आपको तो कि ये देखिए कि ये कोई भी पदार्थ है। ठीक है, ये कोई भी पदार्थ है। ये पदार्थ किस छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, पदार्थ किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। मैंने कह दिया ये पदार्थ के अंदर छोटे छोटे कण, ये कण, दो कण, ये आगे। मैंने कहा ये पदार्थ जो है इन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इन कणों के मध्य भी क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। क्या देख रहे हैं आप, इन छोटे छोटे कणों हैं, इन छोटे छोटे कणों के बीच में क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान। ये खाली जगह आपको यहाँ पर दिख रही है, ये खाली जगह दिख रही है। तो इन पदार्थ के कणों के मध्य क्या पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। तो आप ये लिख सकते हो कि इनके बीच में क्या होता है, ये देखो ये रिक्त स्थान, या फिर मैं इसको इस प्रकार लिख दूं, ये जो क्या है, रिक्त स्थान। क्या है, रिक्त स्थान। के पदार्थ हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दो कण होते हैं, इन दो कणों के बीच में क्या होती है, थोड़ी सी खाली जगह होती है। तो आप लिख सकते हो कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या पाया जाता है, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। तो पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। सेकंड क्या लिखोगे, जैसे कोई द्रव है, सेकंड में हम क्या देखते हैं, कोई ये द्रव आपका कोई बर्तन है, बर्तन के अंदर हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया। बर्तन के अंदर हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया। और पानी के अंदर हमने कुछ, हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते थे, मैंने पानी के अंदर कुछ डाल दिया। जैसे आज मैंने पानी के अंदर लाल दवा डाल, क्या डाल दी, हरा कलर, ये पानी मान लो आपका, ब्लू कलर का पानी मान लो ये, और ये लाल कलर के जो कण है उसे क्या मान लो, लाल दवा मान लो। ठीक है, तो मैंने जब इसे पानी के अंदर लाल दवा डाली तो मैंने क्या देखा कि जो लाल दवा के कण नीचे थे, तो लाल दवा कण नीचे थे वो धीरे धीरे क्या हो गए, पूरे इस बर्तन के अंदर फैल गए। यानी अगर मैं इस बर्तन है, इस बर्तन में देखो इस प्रकार बनाऊ, मैं देखो मैं इस प्रकार बनाऊं इसको, देखिए मैं पानी, ये पानी तो भरा हुआ है, हरे हरे कलर का पानी भरा हुआ है। ठीक है, थोड़ा इसको कर देता हूँ वापस, आगे देखिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ पेंदे के अंदर लाल दवा डाली थी, पेंदे के अंदर क्या डाली थी, लाल दवा डाली थी, और ऊपर से पानी डाल दिया। तो मैंने क्या देखा, ये लाल दवा धीरे धीरे क्या हो गई, इस पूरे बर्तन के पानी के अंदर क्या हो गई, फैल गई। ये लाल दवा बर्तन के पूरे बर्तन के अंदर फैल गई, इस पूरे बर्तन के अंदर फैल गई। इस चीज से क्या मतलब समझ में आया कि ये जो कण होते हैं निरंतर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि पदार्थ के कण निरंतर क्या करते रहे, गति करते हैं, निरंतर आप घूमते रहते हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि पदार्थ के कण निरंतर, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील, निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, निरंतर क्या होते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तीसरा अभिलाक्षणिक गुण क्या हो गया, पहला अभिलाक्षणिक गुण
पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। सेकंड, पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। और इसका तीसरा अभिलाक्षी गुण लिखिए आप कि पदार्थ के कणों के मध्य, पदार्थ के कण एक दूसरे को, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार, इसको आप इस प्रकार देखिए कि कोई भी पदार्थ है, ये इसका एक कण है, ये दूसरा कण, ये तीसरा। आप जानते हो कि पदार्थ जो होता है क्या, पदार्थ अलग अलग कणों में बिखरा हुआ रहता है क्या, नहीं। पदार्थ आपस में, जैसे लोहा है, लोहा आपस में जुड़ा हुआ रहता है। तो ये क्या होता है, पदार्थ का जो कण ए है, ये कण बी है, सी है, इन पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाया जाता है, आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है। ये पदार्थ कण जो है आपस में एक आकर्षण बल के द्वारा क्या रहते हैं, आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इसीलिए आपस में पदार्थ के कण जो अलग अलग ना रहकर एक जुड़े हुए रहते हैं और जुड़ करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या, पदार्थ के कण एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से होंगे, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, खाली जगह होती है। दूसरा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ठीक है, और तीसरा हो गया, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगर बात करो कि पदार्थ के कणों के बीच में सर खाली जगह होती कि नहीं होती, हमें कैसे पता चलेगा, जैसे तो कैसे पता चलेगा, जैसे देखो कि आपने बर्तन लिया, बर्तन में क्या भर लिया, पानी भर लिया, बर्तन में पानी भर लिया और ऊपर से आपने इसके अंदर क्या घोला, नमक घोला। पानी भर लिया और बर्तन में आपने क्या घोला, नमक घोला। मैंने कहा ये देखो नमक घोला, तो नमक घोलने पर आप क्या देखोगे, क्या नमक और पानी, पानी में जब नमक डाल दोगे तो क्या नमक और पानी आपको अलग दिखाई देंगे, क्या नमक और पानी दोनों अलग दिखाई देते हैं, क्या नहीं अलग दिखाई देते हैं। यानी जो नमक होता है वो पानी के बीच में एडजस्ट हो जाता है, पानी के बीच में चला जाता है। अर्थात क्या हुआ कि ये जो कण है, ये मैंने मान लो ये पानी के कण है, तो नमक के जो आपने कण डाले, वो नमक के कण कहाँ चले गए, ये पानी के कणों के बीच में जो खाली जगह थी, इन खाली जगहों के पर कौन चले गए, इन खाली जगहों के अंदर नमक के कण पूरे क्या हो गए, फैल गए। इन नमक के कण पूरे क्या हो गए, विस्तृत हो गए। यानी पदार्थ के कणों के में जो रिक्त स्थान होता है, उसमें अगर जो दूसरा पदार्थ डाला जाता है तो वो दूसरे पदार्थ के कण जो होते हैं उन पहले पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थानों के बीच में जाकर क्या हो जाता है, बीच में चले जाते हैं, या पर वहां पर जाकर जमा हो जाते हैं। इसको आपको विसरण भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विसरण प्रक्रिया भी कहते हैं। विसरण किसे कहते हैं, विसरण कहते हैं कि पदार्थ के कणों का किसी दूसरे पदार्थ के अंदर या दूसरे यौगिक के अंदर क्या होना, फैलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। चलिए यहां पर लिखते चलते हैं, विसरण, विसरण, विसरण किसे कहते हैं, देखो कि किसी पदार्थ के कणों का किसी पदार्थ के कणों का, या फिर लिखो इस प्रक्रिया में, अब इस प्रकार लिखो, इस प्रक्रिया में एक पदार्थ के कण अन्य पदार्थ के कणों के मध्य के रिक्त स्थानों में फैल जाते हैं। यानी जो दूसरे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, उसमें दूसरे पदार्थ के कण जो होते हैं पहले पदार्थ के कणों के बीच में जो जगह होती है उसके अंदर पूरे फैल जाते हैं। ठीक है, फिर हमने सेकंड क्या देखा कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। देखो एक चीज यहाँ पर क्या होती है कि अगर किसी पदार्थ को गर्म किया जाए, तो पदार्थ को गर्म करने से क्या होगा कि पदार्थ को जब गर्म करेंगे, यहाँ पर देखो कि पदार्थ को अगर गर्म करते हैं तो गर्म करने पर गतिज ऊर्जा क्या होती है, गर्म करने पर ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा से ही गर्म होती है। जब पदार्थ को हम गर्म करेंगे, इसका मतलब पदार्थ को हम ऊर्जा दे रहे हैं, यानी पदार्थ की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऊपर एरो नहीं बढ़ जाए, पदार्थ की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से पदार्थ की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। पदार्थ की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से, और पदार्थ की तेज गति होने पर विसरण की प्रक्रिया भी क्या होती है, तेज होती है। तो लिख सकते हो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो कि गतिज ऊर्जा
कि ऐसे यहां पर लिख लो कि किसी पदार्थ को किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अब देखो, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई, गति ऊर्जा में वृद्धि हुई, इसका मतलब क्या, पदार्थ तेजी से गति करेगा, और पदार्थ अगर तेजी से गति करेगा तो किसी भी चीज में तेजी से फैलेगा नहीं फैलेगा, किसी भी चीज में तेजी से फैलेगा। जैसे एग्जाम्पल में देखो, तो एग्जाम्पल में यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझो कि आपकी गर्म सब्जी है, क्या है, गर्म खाद्य पदार्थ, कोई भी गर्म खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ गर्म है मतलब जो पदार्थ है उसकी गतिज ऊर्जा क्या है, ज्यादा है, पदार्थ है उसकी गतिज ऊर्जा क्या है, ज्यादा है, गतिज ऊर्जा ज्यादा है। अब गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी तो उसके अंदर सुगंध है, सुगंध भी क्या किसी पदार्थ के कारण ही आती है, ठीक है, तो सुगंध है वो क्या होगी, तेजी से फैलेगी। ऐसे पदार्थ, गर्म पदार्थ की सुगंध जो होती है तेजी से फैलती है। क्यों तेजी से क्यों फैलती है, क्योंकि गर्म पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा। और यहाँ पर जो मैंने कहा ये वायु है, वायु के कण है, इन वायु के कणों के मध्य अगर किसी कण को फैलना है तो अगर और उसकी स्पीड अगर तेज है, अगर उसकी स्पीड क्या है, अगर उसकी स्पीड तेज है तो वो तेजी से फैलेगा नहीं फैलेगा, उसकी स्पीड तेज है तो क्या फैलेगा, वो तेजी से इसके अंदर फैलेगा, वायु के अंदर फैलेगा अगर नहीं फैलेगा, तेजी से वायु के अंदर फैलेगा। और तेजी से वायु के अंदर फैलने की वजह से गर्म पदार्थों की जो खुशबू है दूर तक जाती है, या फिर मैं ये कहूँ कि गर्म पदार्थों की खुशबू क्या है, तेजी से आती है। क्यों, क्योंकि ये फैल जाते हैं और उनके फैलने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं। किसी एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के अंदर फैलना क्या कहलाता है, विषण कहलाता है। वायु के अंदर सुगंध फैल जाती है तो किसकी प्रक्रिया फलस्वरूप, वो प्रक्रिया भी विषण कहलाती है। तो किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो आपकी विषण की प्रक्रिया जो है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी तेज हो जाएगी, विषण की प्रक्रिया भी क्या हो जाएगी, तेज हो जाती है, ठीक है। विषण की प्रक्रिया भी क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, कण जल्दी जल्दी भागेंगे, तो विषण भी क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा, जल्दी जल्दी से फैलेंगे, और जल्दी जल्दी फैलेंगे तो विषण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। अब देखो कि किसी पदार्थ गर्म करने में गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या विषण की प्रक्रिया भी तेज होगी, तो लिख सकते हो कि जिससे विसरण प्रक्रिया क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, जिससे विसरण प्रक्रिया क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि एग्जाम्पल में कि गर्म खाद्य पदार्थ की खुशबू विसरण प्रक्रिया द्वारा, ऐसे लिख लो कि गर्म खाद्य पदार्थ की खुशबू विसरण प्रक्रिया द्वारा सब जगह या आसपास जल्दी फैल जाती है, ठीक है, जल्दी फैल जाती है, ठीक है। ये हो गए आपके। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, पदार्थ की अवस्था। क्या नई हेडिंग डालिए, पदार्थ की अवस्थाएं। हेडिंग क्या डालिए, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। जैसे कि जैसे मैं लिखवा रहा हूं आपको नोटबुक के अंदर, वैसे के वैसे ही नोट बनाने, समझ गए। जैसा का जैसे मैं हेडिंग अलग से हेडिंग डाल रहा हूँ, आपको अलग से हेडिंग डाल लिए, जैसे जैसे जो पॉइंट लिखा रहा हूँ उसी के आपसे आपको नोट्स बनाने हैं और आपको यही पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए बात करें पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं, मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं मानी होती हैं, कि मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। तो लिख लीजिए, पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं, पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, ठोस, सेकंड द्रव, और थर्ड कौन सी है, गैस। वैसे तो आजकल जो है आपकी चौथी और 5वीं अवस्था के बारे में बता दिया गया है। चौथी अवस्था किसे कहते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा को चौथी अवस्था कहते हैं,
और पांचवी किसे कहते हैं, बीईसी, बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, बीईसी जो है पांचवी अवस्था माना जाता है। लेकिन मुख्य तौर पर हमें कितनी अवस्था पढ़नी है, हमें मुख्य तौर पर इन तीन अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं किसके बारे में, ठोस अवस्था के बारे में। किसके बारे में, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था पर बात करते हैं। देखिए ठोस अवस्था में आपने क्या देखा होगा, ठोस अवस्था में देखा होगा कि किसी भी ठोस पदार्थ को देखते हैं, किसी भी ठोस पदार्थ को देखते हैं, जैसे ये पेन है, पेन है, ये मोबाइल है, ठीक है, ठोस कैसा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, ठोस। अब इस पेन को मैं अगर दबाऊंगा तो क्या होगा, दबाऊंगा कुछ नहीं होगा। या मैं ये कहूं कि ये पेन आज भी ऐसा ही है और थोड़ी देर बाद में भी या फिर कल भी ऐसा ही रहेगा, कल भी ऐसा ही रहेगा, अर्थात मैं क्या कह सकता हूं कि ठोस अवस्था है, उस ठोस कोई भी पदार्थ ठोस है तो ठोस पदार्थ का हमेशा आकार क्या रहता है, निश्चित रहता है। आकार क्या रहता है, निश्चित रहता है, और आकार निश्चित रहता है और साथ में ठोस का आयतन भी क्या रहता है, निश्चित रहता है। तो आप पहला पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख लोगे, पहला पॉइंट है कि ठोस का आकार व आयतन क्या रहता है, निश्चित रहता है, या फिर ठोस का आकार व आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। देखिए पहला पॉइंट, ठोस अवस्था में लिखिए कि ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार व आयतन क्या होता है, ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। और आपने दूसरा देखा होगा कि ठोस के कण क्या होते हैं, पास पास में होते हैं। जैसे आप ये देखो, कोई ये ठोस पदार्थ देखो, ठोस पदार्थ में आप क्या देखोगे कि ठोस के कण क्या होते हैं, बहुत पास पास, ठोस के कण जो होते हैं बहुत पास पास में पाए जाते हैं, पास पास में पाए जाते हैं, इनके मध्य रिक्त स्थान जो होता है बहुत कम होता है। ठोस के कण बहुत पास पास में पाए जाते हैं और कण पास पास में पाए जाते हैं, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, ठोस का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। तो देख लीजिए ठोस का घनत्व, ठोस का घनत्व द्रव और गैस की तुलना में अधिक होता है, ठोस का घनत्व अधिक होता है, ठीक है। और अब देखो जैसे कोई स्पंज है, स्पंज आता है ना दबाने वाला, या कुर्सी के अंदर जो फोम वगैरह डाली जाती है उसे स्पंज बोला जाता है, ठीक है। तो फोम भी क्या एक प्रकार की ठोस ही है, लेकिन आप उसे दबाते हो तो वो दब सकता है नहीं दब सकता है। स्प्रिंग है, स्प्रिंग भी ठोस है, लेकिन उसको जब दबाओगे तो वो थोड़ा दबेगा नहीं दबेगा, पूरा पिचकेगा नहीं, थोड़ा दबेगा। अर्थात मैं क्या कह सकता हूँ कि आप ठोस के अंदर थोड़ी पिचकने को बोलते हैं संपीड़ितता, क्या बोलते हैं, पिचकने को बोलते हैं संपीड़ितता। किसी भी पदार्थ का दाब डालने पर उसका पिचकना या दबना क्या कहलाता है, संपीड़ितता कहलाता है। लेकिन ठोस में थोड़ी बहुत संपीड़ितता होती है, ज्यादा तो नहीं होती। तो मैं कह सकता हूँ कि ठोस में थोड़ा संपीड़ितता का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। देखिए ठोस में थोड़ा संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। ठोस में क्या पाया जाता है, थोड़ा संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। अब ठोस को देखो, ठोस को ज्यादा दबाओगे या ज्यादा बल लगाओगे ठोस टूटेगा, लेकिन उसका आकार क्या नहीं होगा, आकार नहीं बदलेगा। तो आप ये भी ठोस का आकार हमेशा क्या रहता है, निश्चित रहता है। उसे ज्यादा प्रेशर करने पर वो क्या हो जाएगा, टूट कर टुकड़ों में बन जाएगा। अब वो एक चीज और देखो कि ठोस के कोई भी बर्तन है, बर्तन में अगर आपने पानी भर लिया, क्या भर लिया, ये बर्तन के अंदर पानी भर लिया, लेकिन आपने इसमें अंदर कुछ ठोस डाला, आपने क्या डाल दिया, इसके अंदर नमक डाल दिया। नमक एक पदार्थ क्या होता है, ठोस पदार्थ होता है, लेकिन नमक भी इस पानी के कणों के मध्य पूरा फैल जाता है, नहीं फैल जाता। नमक भी ठोस है, कोई भी पाउडर डालो वो भी ठोस के कण ही होते हैं, लेकिन वो भी उसके मध्य फैल जाता है, नहीं फैल जाता। अर्थात मैं कह सकता हूँ ठोस के पदार्थ भी फैलते हैं। वायुमंडल है, वायु के अंदर धूल के कण फैलते हैं नहीं फैलते हैं, धूल के कण क्या है, धूल के कण ठोस होते हैं, लेकिन वो भी फैलते नहीं फैलते। अर्थात मैं कह सकता हूँ ठोस के कण भी फैलते हैं, और फैलने को क्या बोलते हैं, विसरण। अर्थात मैं कह सकता हूँ ठोस में विसरण का गुण भी पाया जाता है। तो आप लिख सकते हो कि ठोस में क्या पाया जाता है, विसरण का गुण भी पाया जाता है, लेकिन बाकी की तुलना में, द्रव और गैस की तुलना में कम, ठीक है। तो लिख सकते हो कि ठोस में या ठोसों में विसरण का गुण पाया जाता है, लेकिन द्रव व गैस की तुलना में
कम। ठोसों में जो है आपका विसरण का गुण पाया जाता है, लेकिन द्रव आपका द्रव गैस की तुलना में क्या होता है, कम पाया जाता है। ठीक है, ये किसके बारे में हो गया, ठोस के बारे में। आकार व आयतन निश्चित, ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है, ठोस में समृद्धता गुण पाया जाता है, लेकिन नगण्य या फिर थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर आप इसे लिख सकते हो नगण्य, ठोस में नगण्य नगण्य संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। ठोसों में विसरण का गुण पाया जाता है, लेकिन द्रव और गैस की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो ये किसके बारे में हो गया, ये ठोस के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं किसके बारे में, द्रव के बारे में। हेडिंग डालिए द्रव अवस्था, हेडिंग डाल सकते हो कौन सी, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था वही बिंदु है, उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में क्या देखेंगे, नंबर 1 पॉइंट कि द्रव अवस्था में क्या देखें, क्या द्रव का कोई आकार निश्चित होता है, क्या द्रव का कोई आकार निश्चित होता है क्या द्रव का, कि आपका द्रव आज ऐसा है, आज ऐसे ऐसे लंबे कलर का है, या चौड़ा है, ये है, गोल है, आकार है, ऐसा निश्चित होता है क्या, नहीं, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, एंड द्रव को जिस बर्तन में पानी है, पानी को जिस बर्तन में डालोगे वो उसके हिसाब से आकार ले लेता है। ठीक है, तो द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसी के आधार पर क्या ले लेता है, आकार ले लेता है, लेकिन द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लिख लीजिए पहला पॉइंट कि द्रव का आयतन, द्रव का आयतन निश्चित होता है, पहले जितना था बाद में भी होता ही रहता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार अनिश्चित, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। द्रव को जिस बर्तन में डाला जाता है, जिस बर्तन में डाला जाता है वे उसी के अनुसार आकार ग्रहण कर लेता है, वे उसी के अनुसार आकार क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अब देखो दूसरा है द्रव में संपीड़ितता, संपीड़ित द्रव को भी प्रेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम या बहुत थोड़ा है। तो द्रव में भी संपीड़ित गुण होता है, लेकिन थोड़ा, तो वही लिख सकते हैं कि द्रव में भी नगण्य संपीड़ितता का, नगण्य तो नहीं कह रहा, आप थोड़ा लिख लो यहाँ पर, क्या कि द्रव में भी थोड़ा संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। आगे बात करें विसरण के बारे में कि द्रव के कण भी फैलते हैं क्या। अब ये पानी है, पानी के अंदर कोई दूसरा द्रव डाल दोगे, तो पानी के अंदर कोई भी दूसरा द्रव डालोगे तो दो द्रव पदार्थ हैं, दो द्रव पदार्थ आपस में घुल मिल जाते हैं, नहीं मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, आपस में आसानी से फैल जाते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि द्रव में विसरण का गुण पाया जाता है। देख लो, द्रव में भी विसरण का गुण पाया जाता है। द्रव में भी क्या पाया जाता है, विसरण का गुण पाया जाता है। अगला, द्रव के क्या होते हैं, ठोस के कण एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, यानी एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन द्रव के कण क्या होता है, स्वतंत्र होते हैं, वो आसानी से अकेले भी आराम से गति कर सकते हैं। पानी में कोई दो विलयन को डालोगे तो आराम से घुल मिल जाते हैं, यानी आपके द्रव के कण क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। लिख लीजिए कि द्रव के कण स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, द्रव के कण क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और द्रव में देखो, द्रव के क्या कोई भी ठोस पदार्थ बहकर जाता है क्या, कोई भी ठोस पदार्थ बहकर जाता है क्या, नहीं जाता, लेकिन द्रव जाता है। तो आप लिख सकते हो द्रव में बहाव का गुण पाया जाता है। द्रव में बहाव यानी बहने का, बहाव लिखना है इसको। ठीक है, बहाव, द्रव में बहाव का गुण पाया जाता है। द्रव में क्या पाया जाता है, द्रव में बहाव का गुण पाया जाता है। ठीक है, और कोई चीज कि द्रव में बहाव का गुण पाया जाता है। फिर विसरण हो गया, संपीड़ितता हो गई, घनत्व है, घनत्व लिख लो, द्रव का घनत्व है
द्रव का जो घनत्व होता है वो ठोस से कम वे गैस से अधिक होता है। द्रव के कण ठोस के तो थोड़ा दूर दूर होते हैं, लेकिन गैस से थोड़ा पास पास में होते हैं। यानी आपके द्रव का घनत्व जो होता है ठोस से कम होता है और गैस से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगली किसके बारे में, गैस अवस्था के बारे में। गैस अवस्था के बारे में बात करते हैं, जरा देखिए गैस तीसरे अगली हेडिंग डालीजिए, गैस अवस्था। गैस अवस्था, गैस अवस्था में क्या देखेंगे, पहला पॉइंट है गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना ही कोई आयतन निश्चित होता है। गैस का देखा कि आपने कोई आकार देखा है, नहीं देखा है, तो गैस का आकार ना तो आकार निश्चित होता ना आयतन निश्चित होता। लिख लीजिए कि पहला पॉइंट, गैस का आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अगला आप क्या देख सकते हो, गैस के अंदर विसरण का गुण बहुत अधिक मात्रा में होता है। गैसें आराम से फैलती है, बहुत जल्दी फैलती है। तो गैसों में विसरण का गुण अत्यधिक, विसरण का गुण, गैसों में विसरण का गुण क्या होता है, विसरण का गुण भी क्या होता है, अत्यधिक होता है। बात करें अगली संपीड़ितता की बात करें तो गैस के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। बात करें ठोस के कणों की, देखो ठोस के कण बहुत पास पास में होते हैं। ठोस के कण क्या होते हैं, बहुत पास पास में। फिर बात द्रव की बात करें, द्रव के कण थोड़े दूर दूर होते हैं। द्रव के कण क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर। और जब गैस की बात करते हैं, हम देखते हैं कि गैस के कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। अब गैस के कण बहुत दूर दूर है, तो अगर मैं अगर इस गैस पे प्रेशर डालूं, दबाव डालूं, तो दबाव भी डालूंगा तो ये कण पास पास में आ सकते हैं। अब द्रव ठोस के कण क्या होते हैं, पहले से ही पास पास में है, अब बहुत दोनों के बीच में जगह बहुत कम है, और दबाव डालोगे तो पास में आएंगे, लेकिन बहुत कम जगह ही करनी है। द्रव के गुण द्रव पे डालोगे तो उसमें जगह थोड़ी अधिक है, तो वो भी थोड़ा पास पास में आएंगे, लेकिन गैस के कणों के मध्य जो है बहुत अधिक जगह पाई जाती है। गैस के कणों के मध्य बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, तो इनको जितना ज्यादा प्रोसेस करोगे वो उतना ही ज्यादा क्या आते जाएंगे, पास आते जाएंगे। गैस में संपीड़ितता गुण भी अत्यधिक होता है। आप लिख सकते हो गैसों में संपीड़ितता का गुण भी अत्यधिक होता है। गैसों में जो है संपीड़ितता गुण भी क्या होता है, अत्यधिक होता है आराम से। और इसी कारण जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हो, जो सीएनजी है, एलपीजी है, आपका जो क्या है संपीड़ित गैस ही होती है। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसका नाम क्या हो गया, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी की पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस। ऐसे देखो इनका आयतन बहुत ज्यादा होता है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, इन गैसों का आयतन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, गैसों का आयतन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इन्हें प्रेशर करके, इनको संपीड़ित करके, इनके आयतन को कम करके जो है इन्हें छोटे छोटे सिलेंडरों के अंदर भी आराम से भरा जा सकता है। ठीक है, विसरण का गुण हो गया, संपीड़ितता हो गई, और ठीक है बहाव। अब बात करें गैसों के घनत्व की, तो गैसों का घनत्व क्या होता है, बहुत कम होता है। गैसों कण बहुत दूर दूर होते हैं, तो हम लिख सकते हैं गैसों का घनत्व क्या होता है, बहुत कम। तो गैसों का या गैस का घनत्व सबसे कम होता है। गैसों का घनत्व क्या होता है, सबसे कम होता है। और गैसों में आपने देखा होगा कि वायु है, जैसे ये कोई वायु है या फिर वायुमंडल है, इसमें जो गैसों के कण है इधर उधर फैलते रहते हैं। इसकी कणों की इस कणों की जो गति होती है कोई फिक्स नहीं होती, इधर से उधर, ऊपर से नीचे, ऊपर से दाएं से बाएं, कहीं भी फैलते रहते हैं या जाते रहते हैं। तो आप एक चीज ये भी लिख सकते हो कि गैसों के कणों में अनियमित गति होती है। अनियमित गति मतलब कोई फिक्स नहीं होती है। तो गैसों कणों में क्या होती है, अनियमित गति होती है। अनियमित गति होती है।
ठीक है, अनियमित गति होती है। कोई भी पदार्थ जो है गैसों के अंदर आराम से उसके कण इधर उधर फैल जाते हैं, कई बार भी चले जाते हैं। तो देख लीजिए आज हमने किस किस के बारे में बात कर ली। आज हमने बात कर ली, देखो गैस अवस्था के बारे में, ठोस अवस्था के बारे में, द्रव अवस्था के बारे में, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बात कर ली, विषम किसे कहते हैं उसके बारे में देख लिया। फिर हमने ये भी देखा कि गतिज ऊर्जा को किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म करते हैं मतलब उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने की वजह से विषम की प्रक्रिया भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। विषम किसे कहते हैं, पदार्थ जो पदार्थ का फैलना ही क्या कहलाता है, विषम कहलाता है। ठीक है, फिर हम पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में बात करी, आपके पंच तत्वों के बारे में बात करी कि जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश ग्रंथों के अनुसार हमारा शरीर कोई भी पदार्थ है, सजीव निर्जीव, इनसे भी मिलकर बना है। भौतिक स्वरूप के बारे में बात करी कि सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, इतने सूक्ष्म कण निरीक्षण आंखों से नहीं देखा जा सकता है। अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या होते हैं पदार्थ के, कि पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ कण निरंतर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, और पदार्थ कण एक दूसरे को आकर्षित करके रखते हैं, बांध के रखते हैं। इसी वजह से कोई भी पदार्थ कण जुड़ करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, इन बारे में बात कर ली। और पदार्थ की जो चौथी अवस्थाएं होती है प्लाज्मा, और पांचवी BC, उसके बारे में भी हमने जाना। और मुख्य अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं होती हैं। तो आप इन सबको आराम से पढ़िएगा और इन सबको आराम से क्या बढ़िया और व्यवस्थित तरीके से क्या बनाइए, नोट्स बनाइए। जैसा जैसा मैंने आपको बताया वैसे वैसे उसी के अनुसार आप अपना क्या बनाइए, नोट्स। जैसा जैसे मैंने लिखा है उसी के अनुसार आपको वैसे ही नोट्स बनाने हैं और यही चीजें पढ़नी हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का अगले वीडियो में। थैंक यू।